हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। और हम लोग आज कवर करेंगे फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो सवाल आते हैं यूपीपीएससी में वो बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं फिजिक्स के, या तो फैक्चुअल होते हैं। तो हम लोग दोनों एलिमेंट्स को कवर करेंगे। और मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड भी नहीं है। और मतलब फिजिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग को अगर कवर करने का ट्राई करेंगे सारी चीजों को इन डेप्थ, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये एक मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स को कवर करेंगे, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ बेसिक फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि इन जनरल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में जो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा मोर और लेस उसी से आएगा। और अगर इससे सवाल नहीं आ रहे हैं तो फिर वो बहुत ही टफ सवाल है और बहुत लोगों से नहीं बनेंगे। लेकिन जो भी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी को कवर जो भी कवर करना है हम लोगों को, वो बहुत ही सरफेस लेवल पे कवर करना है, फैक्चुअल लेवल पे कवर करना है। और मतलब बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। इसके अलावा जो भी क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट नंबर दे देंगे। और वो फिर हम लोग फिर डिस्कस करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड कंटेंट बनाने का कोशिश किया है, बहुत ही ग्राफिकली उस चीजों को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्पेशली जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उन लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करें, याद करें। और हम लोग जो भी सवाल आए उसको सॉल्व कर पाए डायरेक्टली या फिर विथ यूजिंग एलिमिनेशन। हम लोग इस चीजों को मतलब सवाल को सॉल्व कर पाए, तो अल्टीमेट एम हम लोगों का, हम लोगों को साइंस अभी बहुत डेप्थ में समझना नहीं है, हम लोग को सवाल बनाना है और उसी पे फोकस करना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास है, और पहला क्लास फिजिक्स का क्लास है। और हम लोग इस क्लास में एकदम बेसिक से एकदम छोटे छोटे एलिमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को, सारी चीजों को कवर करेंगे। और एकदम सिंपलिस्टिक वे में कवर करेंगे। बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा इक्वेशन बेस्ड या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे सवाल आते नहीं है। सिंपली कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं या कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उनसे ही स्टिक करते हुए हम लोग को चलना है। न्यूमेरिकल्स और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, फॉर्मूला वगैरह पे फोकस नहीं करना है। सिंपली द कॉन्सेप्ट्स एंड अ फ्यू फैक्ट्स, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक इज मोशन। तो मोशन बेसिकली मूवमेंट होता है, मतलब किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग मोशन बोल सकते हैं। इन लेमैन टर्म्स मोशन ये होता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पे हम लोग देखें तो सबसे पहले दो बेसिक क्वांटिटीज को हम लोग को समझना होता है। पहला है स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी किसी भी चीज का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताता है। इसमें और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें, और उसका यूनिट होता है, और कुछ नहीं होता है। जैसे कि स्पीड है, तो हम लोग स्पीड को सिर्फ बोलेंगे कि ये कार 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, और कोई इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ क्वांटिटी बताएगा कि एक कार कितने स्पीड पे चल रही है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, डिस्टेंस, मास, एनर्जी, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी में। तो जब हम लोग वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी अगर हम लोग बोले कि हम लोग चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे, तो हम लोग स्पीड बता रहे हैं।
लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन को जोड़ना होता है। तो इन सिंपल टर्म्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जब बताएं तो उसमें हम लोग क्वांटिटी भी बताएंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, प्लस किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है वो भी बताएंगे। तो ये अ, है बेसिक डिफरेंस। अब अगर हम लोग वेलोसिटी बता रहे हैं तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि 30 km/h इन नॉर्थ डायरेक्शन। और अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो अगर एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 30 km/h इन एक्स डायरेक्शन। तो ये होता है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इनका यूज कैसे होता है, और मतलब और इनका कुछ मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज आएगा, तो वो बस ये क्लैरिटी होना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग एक फैक्ट को, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि मतलब ये एक पॉइंट है, यहां से अ पर्सन मूव्स नॉर्थवर्ड 3 meters and moves it eastwards 4 meters। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ? 3 meters हम लोग कवर किए नॉर्थ डायरेक्शन में, और ईस्टवर्ड हम लोग कवर किए 4 meters। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 7 meters। और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो अलोंग द हाइपोटेन्यूज हो गया, वो हो गया 5 meters। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में देखा जाता है। तो अगर हम लोग नॉर्थवर्ड मूव किए 3 meters, ईस्टवर्ड मूव किए हम लोग 4 meters, और फिर हम लोग वापस आ गए उसी पॉइंट पे, तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर हुआ? वो हुआ 4 meters प्लस 3 meters प्लस 5 meters। तो ये टोटल मिला के हो गया 12 meters। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग आ गए उसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट हो गया है जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है, उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली हम लोग ट्रेन वाले और रिवर रोड प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं कि जब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऑब्जर्वर बनाते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक को स्टेशनरी मान लेते हैं, उस पे ऑब्जर्वर बैठा देते हैं, तो वो स्टेशनरी हो जाता है। और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो ऐड हो जाता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शंस में हम लोग मूव कर रहे हैं तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल लुक एट सम
यूनिट्स, एसआई यूनिट्स फॉर रिलेटेड टू मोशन। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। एज वी नो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपली वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। Similarly, acceleration is meter per second square. And we can see that Newton is we can derive many SI units depending on what is the formula. So we can say that Newton. We can say that mass is times acceleration, like force is equals to mass into acceleration. So it becomes kg. It is some mistake. Uh, it must be mass into acceleration. So kg into meter per second square. That must be the value of 1 Newton. तो सिमिलरली मोमेंटम होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो सिमिलरली उसका ऐसा यूनिट केजी इनटू मीटर मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो केजी मीटर पर सेकंड हम लोग कह सकते हैं मोमेंटम को। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा यूनिट्स को देखते हैं, और मतलब अलग अलग ऐसा यूनिट को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगेन हम लोग वेरियस एसआई यूनिट्स का एक टेबल देखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। नॉट दिस क्लास, एट द एंड ऑफ द जनरल साइंस वी विल कवर मेनी टेबल्स। We will cover tables related to various chemicals. We will cover tables related to various pollutants. We will cover various equipments. We will cover various personalities who have given various theories. So those factual elements will also be covered. The holistic syllabus which is required for UPPCS will be covered in these 3 to 4 classes. So stick with it. Now we are covering only the basic concepts. So it is clear in your mind and you are not making errors that are very basic, and which are those questions which are low hanging fruits. तो उन क्वेश्चंस में गलती नहीं करना है, और हम लोग को फोकस करना है एकदम ही बेसिक फैक्ट्स पे अभी के लिए। और जो भी फैक्चुअल बहुत ही फैक्चुअल सवाल होते हैं उन उनके लिए हम लोग कवरेज रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक फैक्ट्स पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो सिंपली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो इसमें हम लोग को पता है कि 3 लॉज ऑफ मोशन होता है। तो पहला पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया का है। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो वहां पे एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर अनएक्सेलरेटेड कोई बॉडी है, या तो वो रेस्ट पे है, या तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो उसी मोशन पे चलता रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जब हम लोग देखें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional. Rate of change of momentum is directly proportional to the force. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि इन सिंपल टर्म्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सेलरेशन। अब क्या है कि ये डिराइव होता है फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। और मास, जब जब हम लोग अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट किए तो पता चला कि मास यहाँ पे एक कांस्टेंट के जैसा वर्क करता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी बाई dt। सॉरी यार, माउस यूज करे तो थोड़ा ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल यूज अ पेन। तो सिंपली वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर मतलब डायरेक्ट टेक्निकल टर्म्स में अगर पूछ रहा है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बता रहा है, तो फिर मतलब ये ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ के बारे में बात हो रहा है। और थर्ड लॉ भी हम लोगों को अच्छे से पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो रॉकेट प्रोपल्शन है कि मास, जब रॉकेट मूव कर रहा होता है तो प्रोपल्शन के लिए हम लोग बहुत सारा मास पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो जब पीछे की तरफ मास जाता है तो फिर एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आता है जिससे कि आगे की तरफ रॉकेट पुश होता है। तो सिंपली एक एग्जांपल है, गन रिकॉल भी एक एग्जांपल है जो कि मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। तो थ्री लॉज ऑफ मोशन हम लोग समझ गए। बेसिक्स में गलती नहीं करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है तो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो इन सिंपल चीजों को गलत नहीं करना है, बस इतना सा बात है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी सरफेस होता है, उसका एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, या फिर एक टेंडेंसी टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो वो एक तरह का फोर्स होता है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो एक सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसका एक कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मतलब कि कितना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है, इसके इक्वेशन में हम लोगों को नहीं जाना है। बस हमेशा हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है, इस बॉक्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फ्लोर है इसका कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, तो वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या रोलिंग फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन को मतलब रैदर हम लोग मतलब अलग टर्म से देखते हैं या विस्कोसिटी के तरीके से देखते हैं, लेकिन मतलब इसको एज अ फ्रिक्शन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब मोशन इन फ्लूइड्स है, मतलब ड्रैग फोर्स वगैरह होता है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है। टर्मिनल वेलोसिटी की हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में गिर रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो विस्कोसिटी होता है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, जब ये गिर रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ ये गिर रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशन लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है और इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। और जो वेलोसिटी होता है वेलोसिटी होता है वेलोसिटी जो होता है एक ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कोसिटी के। ठीक है। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। अब वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी बढ़ता जाएगा। और इधर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी। तो ये नीचे गिरते जा रहा है और फोर्स
जो है एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, लेकिन एक सर्टेन वेलोसिटी पे ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, या फिर एक विस्कस फोर्स, या इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी कह सकते हैं, सिंपल टर्म्स में देखना है, बहुत टेक्निकल हम लोग को जाना नहीं है। ये एक ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो और ज्यादा जब वेलोसिटी हो जाता है, और ये जो वेलोसिटी है वो और ज्यादा होता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये ऊपर की तरफ अगर इक्वल हो जाए इस ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो जो एक्सेलरेशन है वो इस टाइम पे जीरो हो जाता है। और जब ये जीरो हो जाता है, तो फिर जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, कि कांस्टेंट स्पीड अटेन व्हेन ड्रैग बैलेंसेस वेट, कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो दोनों अगर बैलेंस हो जाए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर चुका है। ये स्टोक्स लॉ है, ये थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग को घुसना नहीं है। अब सिंपली हम लोग ग्रेविटेशन का ये फॉर्मूला देखेंगे, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अब इसमें ये जी एक कांस्टेंट है, इसका एक सर्टेन वैल्यू है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटेशन के साथ इसको डिराइव किया गया है। तो ये एक जी कांस्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के मास में, कि दो ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे कुछ कुछ चीजें पूछ सकता है एक सिंपल टर्म्स में, कि दो मासेस हैं, ठीक है, एक एक जो M1 है और ये M2 है, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, कि M1 को हम लोग क्या किए, कि 4 टाइम्स कर दिए। M1 को हम लोग कर दिए 4 टाइम्स, M1 को हम लोग कर दिए 4 टाइम्स, और जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है उसको कर दिए हम लोग 2 टाइम्स, ठीक है। तो M1 को हम लोग कर दिए हैं, M1 को कर दिए हैं इंटू 2, M1 को कर दिए इंटू 2, और R को कर दिए हैं हम लोग, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, M1 को कर दिए हैं हम लोग M को कर दिए हैं हम लोग 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दिए हैं, और R को कर दिए हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा, कि जो M1 है, ठीक है, M1 के सामने अगर हम इसको 4 टाइम्स किए, तो यहाँ 4M1 हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 टाइम्स किए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4R, ठीक है। तो वो जो 4 ऊपर है और इधर 4 निकल के आया नीचे, दोनों कट जाएगा, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा अल्टीमेटली। तो बेसिक ये एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि हम लोग फंस सकते हैं, कि मास को 4 टाइम्स कर दिए और डिस्टेंस को हम लोग कर दिए हैं 2 टाइम्स, तो अल्टीमेटली फोर्स में क्या चेंज आया? तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। तो अब ग्रेविटेशन से रिलेटेड, अब क्या है, सैटेलाइट्स, कुछ कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं, जो कि हम लोग आगे जाके स्पेस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, तब इनको भी हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब होता है, कि एक एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो, ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में बेटर ड्राइंग्स करेंगे, पेन का यूज करेंगे, अभी माउस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, ठीक है, तो ये इस टाइप का एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती है, ठीक है। अब इसका अलग अलग वैल्यूज होता है, मतलब कि इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है बेसिकली, फोर्स को वाई कंपोनेंट होता है और एक्स कंपोनेंट होता है, और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसमें कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है, जो कि काम का नहीं है इस एग्जाम के लिए। लेकिन एक फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम लोग 45 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं, तो फिर मतलब सेम
फोर्स सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग अलग अलग एंगल्स पे फेंक सकते हैं इसको, अलग अलग एंगल्स पे फेंक सकते हैं कि हम लोग इस एंगल पे भी फेंक सकते हैं, इस एंगल पे भी फेंक सकते हैं, लेकिन जो ये एंगल है, ये जब 45 डिग्रीज होगा, 45 डिग्रीज जब होगा, जब ये 45 डिग्रीज पे रहेगा, तो फिर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज कवर होगा। बस ये फैक्ट को हमेशा याद रखना, ये डायरेक्टली फैक्चुअल फैक्ट पूछा जा सकता है कि 45 मतलब किस एंगल पे हम लोग फेंके तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जाएगा। तो तुमको लग सकता है कि हाँ हाँ शायद 30 डिग्री पे फेंकेंगे, थोड़ा हम लोग फ्लैट फेंक रहे हैं तो शायद ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा कुछ मतलब आपके दिमाग में चल सकता है। लेकिन ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि जब हाईएस्ट रेंज है वो 45 डिग्रीज पे हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो जब भी एक सर्कुलर डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो सर्कुलर वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सिंपली बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर के तरफ, जो ये सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, ये सेंटर के तरफ अगर मूव कर रहा है, अगर ये सेंटर के तरफ मूव कर रहा है तो फिर अ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें, सिंपल टर्म्स में एनालॉजी देखें कि स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एक बच्चा घुमा रहा है, लगातार घुमाया जा रहा है उसको, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग से एंड पे अटैच एक रॉक है, ठीक है, तो वो जो रॉक है वो वो फेंका नहीं रहा है, वो दूर जा नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दूर जा रहा है, क्यों नहीं दूर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग उससे अटैच्ड है। और ड्यू टू द सर्कुलर मूवमेंट एक इनवर्ड फोर्स एक लग रहा है, इनवर्ड फोर्स एक लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ये एक सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक मतलब एक्चुअल में एक फोर्स नहीं है, ड्यू टू रिलेटिव मोशंस एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में और कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा अवे या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंटर होता है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे देख सकते हैं कि जब कोई बच्चा अगर स्ट्रिंग को पकड़ के घुमाया जा रहा है तो एंड पे जो रॉक है वो नहीं फेंका रहा है, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जैसे ही द फीलिंग ऑफ स्टोन वांटिंग टू फ्लाई आउटवर्ड, कि मतलब जो मतलब अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग घुमा रहे हैं और वो अंदर की तरफ खींच खींच रहा है इसको, लेकिन अल्टीमेटली एक आउटवर्ड फोर्स भी लग रहा है कि जिस मोमेंट पे हम लोग स्ट्रिंग को स्नैप कर देंगे, कि स्ट्रिंग को जैसे ही हम लोग स्नैप करेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये टेंडेंसी टू फ्लो आउटवर्ड है। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन एक एक सिंपल चीज याद रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल होता है, जिस सर्कुलर मोशन में हम लोग चल रहे हैं उसके टुवर्ड सेंटर अगर लग रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर अवे अवे फ्रॉम सर्कल लग रहा है तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि किस वेलोसिटी से किसी चीज को हम लोग फेंके कि वो हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करते हुए एकदम निकल जाए। ठीक है, तो ये मतलब फैक्ट्स है, इसको बस याद रख लो। इसका इसका डेरिवेशन होता है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, अर्थ का मास रेडियस वगैरह का यूज करके हम लोग इसको प्रॉपरली डिराइव करते हैं। लेकिन बस इसको याद रख लो कि इस स्पीड से अगर हम लोग फेंकते हैं किसी चीज को, किसी रॉकेट को अगर इस स्पीड से फेंकते हैं तो वो मतलब अर्थ से एग्जिट कर जाता है। और इट इट इज इररिलेवेंट ऑफ द मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना वेलोसिटी किसी भी मास को अगर हम लोग दे देते हैं तो वो निकल जाएगा।
ठीक है, वो इस अर्थ के ऑर्बिट से जो ग्रेविटेशनल फोर फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक लगता है, खींचता है अर्थ अपने टुवर्ड, उससे निकल जाएगा ये। अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मास का, इररिलेवेंट ऑफ मास, ये हमेशा ध्यान रखना कि एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज इररिलेवेंट ऑफ मास। ऐसा सवाल आ सकता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है, तो एक एक बॉल है, हॉलो बॉल है और एक बिग रॉक है, तो हम लोग को कितना मतलब किसको ज्यादा वेलोसिटी देना होगा ताकि वो एस्केप कर जाए यहाँ से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए। तो इसके लिए जरूरी है समझना कि ये इररिलेवेंट ऑफ मास है, ये हमेशा याद रखना है कि इट इज इररिलेवेंट ऑफ मास। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि और ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ का क्या है। तो मतलब ये सिंपली क्या है कि मतलब अर्थ मतलब रिवॉल्व करता है अराउंड सन, तो किस वेलोसिटी से हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब तो ये बस ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है, याद रखने का एकदम कोशिश करिए। फिर ये एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मतलब एक सिंपल सा फैक्ट है, आप लोग सबको याद होगा। इसमें एक मतलब एक नुआंस है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है कि जो पोल्स होते हैं, हम लोग का अर्थ कैसा है, अर्थ है हम लोग का जियोइड शेप का, जियोइड शेप का अर्थ है ये। ये सिंपल ड्राइंग है, 1 सेकेंड। अच्छा, ये सही से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। ये क्रूड ड्राइंग है, लेकिन इस पे आप समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे इक्वेटर पे सेंटर से सरफेस तक का, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है पोल तक का, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस है। आप लोगों को क्लियर है कि ये एक जियोइड शेप है और ये एक शॉर्टर डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हम लोग देखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का ये, तो ये जैसे जितना कम रहेगा, ये जितना डिनोमिनेटर में है, तो ये जितना कम रहेगा उतना हायर फोर्स होगा, उतना हायर फोर्स होगा। तो जो पूल है, पूल और सेंटर ऑफ अर्थ का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी कहना है, मतलब डिस्टेंस है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम है ऑन द पोल, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। बस ये एक डिफरेंस आपको याद रखने का जरूरत है। बाकी इन जनरल हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। सिंपल, ये एक और फैक्ट है कि मून का जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ अर्थ है ड्यू टू द मास ऑफ द मून, एज सिंपल एज दैट। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून हम लोग देख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इतना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब उसी कंपैरिजन में जो 1/6 है, मतलब उस टाइप से देख सकते हैं चीजों को। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, रेडियस पे भी और अलग चीजों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेट फैक्ट क्या है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। और ये डिफरेंस है, ये कुछ फैक्ट्स है आपको ध्यान रखना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का जो एस्केप वेलोसिटी है वो होता है, और जो है पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि हम लोग जो अर्थ, हम लोग का जो अर्थ है वो जियोइड शेप का है, और जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड इक्वेटर है, इक्वेटर या सरफेस एट द इक्वेटर, वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, बाकी फेमस साइंटिस्ट है गैलीलियो गैली और न्यूटन, केपलर के 3 प्लानिटरी मोशंस के लॉ हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अभी के लिए बस देख लो कि इतना ही है। आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो ये एक डिफरेंट थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है फ्रॉम न्यूटन। और मतलब न्यूटन की को
सॉर्ट ऑफ रिफ्यूट करता है ये चीज, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग को न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बाकी स्पेशल थ्योरी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पूछे कौन दिया है तो बता देना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन हम लोग समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन ये चीज बता रहे हैं कि जो भी इधर पढ़ाया जा रहा है इस मैराथन क्लास में या 3-4 क्लासेस में जनरल साइंस पढ़ाया जाएगा, वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरफेस लेवल और बहुत ही फैक्चुअल है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, उस फोकस से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स मिले, उसको फोकस पर रखते हुए किया जा रहा है। तो ये फास्ट रहेगा और ये हमेशा से मतलब बहुत डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, एकदम आराम आराम से चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसको क्लियर कराइए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ हीट है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दोनों के बीच में कोई एक 40 डिग्री का है, कोई एक 50 डिग्री का है, तो इसमें ज्यादा हीट है। तो मतलब हीट जो ट्रांसफर होता है उसी को बोलते हैं। मतलब ये जो एनर्जी इनके अंदर है, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका है मान लो कि 40 है और इसका है 50, ठीक है। तो जो हीट है, जब जब एनर्जी इधर से मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो टेम्परेचर का क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहेंगे और इंटरेक्शन होते रहता है, उसके कारण मतलब एक एक सर्टेन एनर्जी डेवलप होता है। तो जब जब ये 50 डिग्रीज पे है और ये 40 डिग्रीज पे, तो इधर से एनर्जी इधर की तरफ ट्रांसफर करेगी। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक है। और इसका मतलब जो यूनिट है वो जूल होता है, ओल्डर कैलोरी है, ओल्डर यूनिट जो है वो कैलोरी होता है, और ये कन्वर्जन है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। बस आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बताए थे ना कि जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक टेम्परेचर है। तो अगर एक सर्टेन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे अगर रहेगा और उस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, एक दूसरे से वाइब्रेट करके इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक ऑफ दिस कि मतलब ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और मतलब काइनेटिक एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो उस मोशन में होने के कारण जो एनर्जी उसके अंदर है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। अब क्या है कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सब लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें, तो और ज्यादा विगरसली ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा, और ज्यादा विगरसली वाइब्रेट होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बस मेजर है, एक मेजर करने का तरीका है कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मेजर करता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, और ज्यादा ये लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, और ज्यादा विगरसली वाइब्रेट कर रहे हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा। तो टेम्परेचर इज सिंपली अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि केल्विन क्या होता है। केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। सेल्सियस को हम लोग जनरली मेजर करते थे पहले, फ़ारेनहाइट को मेजर करते, लेकिन फिर
मतलब बहुत अलग अलग थ्योरीज आया, बॉयल्स लॉ, और मतलब उनके डेप्थ में हम लोग को नहीं जाना है। सिंपली हम लोग को देखना है कि केल्विन क्या है। ठीक है। तो केल्विन में हम लोग सिंपली क्या देखते हैं कि जो कैसे हम लोग मेजर करते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वो होता है 273, 273.15 केल्विन। ठीक है। और जो 0 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन का, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस कैसे आया, तो मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वैसे करके कुछ कैलकुलेशन हुआ है। तो वैसे करके हम लोग समझे कि हाँ सेल्सियस है, फिर वो माइनस में जाता है ये। केल्विन माइनस में नहीं जाता है। केल्विन जो 0 केल्विन होता है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है, 273.15 होता है, 270 हम लोग कन्वीनियंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से केल्विन में, तो मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 273। ठीक है। 273 उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। चलो सिंपली यही है केल्विन, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं समझना है। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो 0 केल्विन होता है, केल्विन नेगेटिव में नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। अब चार लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है। जब हम लोग जीरोथ लॉ देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि दो सिस्टम होता है, दो सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में है अगर उनका टेम्परेचर सेम है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे है, और ऑब्जेक्ट बी है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों अपने जगह पे रहेंगे, कोई हीट ट्रांसफर दोनों के बीच में नहीं होगा, बस दोनों उसी टेम्परेचर पे रहेंगे। ठीक है। ये सिंपली जीरोथ लॉ बोलता है। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली क्या बोलता है, एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हम लोग मतलब आइंस्टाइन का भी थ्योरी पढ़ते हैं, और वो करते हैं कि मतलब इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, की मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैसा वर्सा। लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्व्ड ही होता है, मास के अंदर जो एनर्जी है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टर्म्स में देखने का है। लेकिन उसको अगर साइड रख के हम लोग देखें, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। हम लोगों को पता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एंट्रोपी, एंट्रोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को नहीं जाना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, तो बेसिक में नहीं जाना है, लेकिन हम लोग को समझना है कि एंट्रोपी होता क्या है इन लेमन टर्म्स। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज, वी कैन से, डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, इन सिंपल टर्म्स, इन लेमन टर्म्स, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना ही देखना है कि एंट्रोपी। और जो सेकंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब होता है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो मोर स्टेबल फॉर्म में बस जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। और इससे ये डिराइव होता है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, जो हाइयर टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, हम लोग देखें ना कि जो हाइयर टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, हीट उससे आगे की तरफ जाएगा, दूसरे बॉडी पे जाएगा। तो ये जो है हॉट टू कोल्ड अगर हम लोग मूव करेंगे, तो वो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा। और इसी लॉ के कारण हम लोग को लिमिटेशन समझ में आता है कि हम लोग इनफाइनाइट एनर्जी के प्रोसेसेस में नहीं चल सकते हैं। और हमेशा कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी, मान लो कि इंजन होगा, जैसे कार्नोट इंजन होता है, वो बोला जाता है कि बहुत ही एफिशिएंट इंजन होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी इंजन होगा, वो अगर फंक्शन करेगा तो उसमें हीट लॉसेस होगा। बस हम लोग को ये याद रखना है, एंट्रोपी के कारण हीट लॉसेस होगा, कुछ भी, जैसे रेफ्रिजरेशन है, हम लोग समझते हैं ना
कि अगर हम लोग फ्रिज खुला रख दिए तो फिर वो ये बाहर का एनवायरनमेंट को क्यों नहीं मतलब ठंडा कर दे रहा है। तो मतलब ये एंट्रोपी के कारण ही होता है कि मतलब अगर हम लोगों को एक सर्टेन एनवायरनमेंट कूल करना है तो उससे ज्यादा वो शायद हीट रिलीज कहीं ना कहीं करेगा। तो बस ये एक लेमन टर्म्स में हम लोग समझ सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। और ये कैसे डिराइव हो रहा है इस चीज में कि हॉट से कोल्ड ट्रांसफर होता है, हीट फ्लो होता है, इसमें हम इसके डेप्थ में हम लोगों को नहीं जाना है। बस हम लोग को याद रखना है ये चीज कि हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट का फ्लो होता है, बस हम लोग को ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग और सिंपलर टर्म्स में समझेंगे आगे। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन। ठीक है, तो जब हम लोग 0 केल्विन की तरफ जाते हैं, तो 0 केल्विन की तरफ जब भी हम लोग जा रहे होते हैं तो एंट्रोपी सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट एज टेम्परेचर। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, बहुत स्टिल हो गया मामला, सब चीज स्टिल हो गया है। मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल मूवमेंट हो गया है मॉलिक्यूल्स का। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब भी हम लोग 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन के क्लोज जब हम लोग अप्रोच करेंगे ना, तो फिर जो उसका एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज नहीं कर रहा होगा, एंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर रहा होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ देखें कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज करता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे पहुंच चुके हैं। तो अब जीरोथ लॉ है कि if A and B both are as hot as C, then A and B आर एज हॉट एज ईच अदर। कि मतलब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर सेम है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और मतलब इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आराम से आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, लेमन एनालॉजी में अगर हम लोग देखें तो अगर फोन बैटरी है, वो एनर्जी मतलब बनाता नहीं है, मतलब वो केमिकल एनर्जी होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपली एक कन्वर्जन चल रहा है, मतलब कि मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इनफाइनाइट एनर्जी का मशीन बना दिए हैं कि मतलब मतलब एकदम बने ही जा रहा है, कुछ इनपुट नहीं है और एनर्जी पे एनर्जी बने जा रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकंड लॉ है एंट्रोपी लॉ बोलते हैं इसको, कि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड डिसऑर्डर और एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, ठीक है, तो इफ यू पुट आइस क्यूब इन हॉट टी, हीट फ्लोज फ्रॉम आइस मेल्टिंग इट नेवर फ्लोज द अदर वे अराउंड। कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर डाल दिए मतलब इसमें आइस क्यूब डाले और मतलब जो हीट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट टी टूवर्ड्स आइस, और मतलब उल्टा फ्लो नहीं कर सकता। ये सिंपल सा लॉ है, बहुत ऑब्वियस सा चीज है, लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर डायरेक्टली आपको पूछ दे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो एंट्रोपी के बारे में पूछ देगा, या तो फिर मतलब हीट कैसे फ्लो करता है, इस टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में ये कर सकता है। तो ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन्स व्हाई परपेचुअल मोशन मशीन्स आर इम्पॉसिबल, नेचर टेंड्स टुवर्ड्स डिसऑर्डर एंड एनर्जी स्प्रेडिंग आउट। बस इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। बस सिंपली ये चीज ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। फिर थर्ड लॉ वैसे ही हम लोग समझ चुके हैं, ये होता है इतना इस डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जैसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो पे अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे जो मतलब एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होगा और चेंज एकदम मिनिमल हो जाएगा। और मतलब सारे जो मतलब मॉलिक्यूल्स है वो एकदम स्लो डाउन हो जाएंगे, और मतलब इस टाइप का होता है। ठीक है, अब मोड्स ऑफ हीट हीट ट्रांसफर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक थोड़ा स्लो चल रहा था, हम लोग को थोड़ा सा फास्ट बूस्ट करना होगा चीजों को, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि डेप्थ में कवर नहीं करना है, लेकिन रेंज कवर करना है, जितना ज्यादा रेंज कवर हो, जितना ज्यादा
चीजें कवर हो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में। तीन तरह का मोड्स होता है, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा लेयर्स हो गए, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो अब क्या है कि हीट यहाँ पे पकड़ता है, ये बहुत फास्ट वाइब्रेट करता है, इसके कारण और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट ये वाला करने लगता है, फिर ये और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लगता है, और ये धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर फिर बढ़ते जाता है। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। और हम लोग समझ चुके हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या है कि मेजर होता है कि कितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ से हीट गया इसमें और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो ये काइनेटिक एनर्जी ये हिल रहा है, तो ये अपने बगल वाले को लेगा, ये अपने बगल वाले को लेगा, ये अपने बगल वाले को लेगा, तो ऐसे करके कंडक्शन में होता है। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इसके ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स है जस्ट, ठीक है, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या है कि ये हीट होता है। तो अब जब हीट होता है तो कोई भी एयर मॉलिक्यूल जब हीट होता है, हम लोग को पता है कि जो वार्मर एयर है वो ऊपर राइज करता है, ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़े होगे, तो फिर मतलब सिंपली ये देख सकते हैं कि ये जो वार्मर एयर है, ठीक है, ये लाइटर हो चुका है, क्योंकि इसका डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि इसका जब वार्म होता है तो इसका डेंसिटी जो चेंज होता है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, और जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहाँ से जो गर्म हुआ हवा, ये गर्म होके ऊपर की तरफ राइज किया, यहाँ पे एक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हुआ है कंडक्शन में, जब हम लोग देख रहे हैं तो इधर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग जब हम लोग ये देख रहे हैं, कन्वेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है। जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा तो ये कन्वेक्शन कहलाएगा कि यहाँ पे एयर हीट हुआ, ये यही वाला एयर, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है कंडक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो है यही वाला एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा और हाथ पे टकराएगा और गर्म करेगा, तो ये कन्वेक्शन है। और रेडिएशन अलग टाइप का ही चीज होता है कि यहाँ पे जो लाइट है, ये बेसिकली, या फिर अपना टेम्परेचर के वर्च्यू से, मतलब कि कुछ टेम्परेचर है किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो वो हीट रेडिएट करता है। तो रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है, ये सीधा सीधा बस बस मूव कर सकता है इधर से उधर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, और मतलब आराम से हीट मूव करता है, मतलब फ्रीली। तो जो सन है, सन में जो भी रिएक्शन हो रहा है उससे हीट जनरेट हो रहा है, तो उसका एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के कारण वहां से रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो वो रेडिएशंस है, वो हीट कैरी करते हैं, और जब वो अर्थ तक आते हैं तो वो हीट लेके आते हैं। इसके लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम का जरूरत है। कंडक्शन में एक सॉलिड है जो यहाँ से वाइब्रेट कर रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स, और ये कैरी करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक मीडियम का जरूरत है। कन्वेक्शन में भी यहाँ पे एयर था, एयर हीट हुआ और ये लेके गया, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन का कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, बस ये एक डिफरेंस है। फिर स्पेसिफिक हीट होता है कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस की, 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग को हीट इंक्रीज करना है, तो हम लोग को कितना उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा, कितना एनर्जी डालना पड़ेगा, तो वो होता है स्पेसिफिक हीट। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो जैसे कि वाटर है, तो वाटर में 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन पर केल्विन डालना होगा। तो इतना हीट अगर इसमें डालेंगे तो 1 डिग्री से इंक्रीज करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेगा वाटर का टेम्परेचर। अब देखो कि कॉपर का कम है, एल्युमिनियम का भी कम है, तो मतलब जितना कम रहेगा उतना इजीली किसी को हीट करना इजी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ये होता है कि 1 यूनिट या 1 kg ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री से अगर हम लोग को हीट करना है तो कितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ रहा है। तो वाटर में देखेंगे कि ज्यादा होता है और कॉपर में कम होता है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो ये इजिली जो है हीट हो जाएगा, या इसका टेम्परेचर इजिली इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, की मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना हो, या लिक्विड से गैस जाना हो, या किसी में भी, मतलब कि अगर 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 हम लोग लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में एक सर्टेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
हम लोग को सॉलिड स्टेट में जाना है वापस। तो सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग को जाना है, अगर सॉलिड स्टेट में हम लोगों को जाना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इससे हीट निकालना पड़ेगा। अगर एक अमाउंट ऑफ हीट हम लोग निकाल लिए इससे, लिक्विड से, तो वो सॉलिड बन जाएगा। और इसको अगर हीट हम लोग सप्लाई कर दिए तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो ऐसे करके स्टेट चेंज होता है, और लेटेंट हीट उसको बोलते हैं। और जब भी एक मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और -1 डिग्री टेम्परेचर था, -1 डिग्री से 0 डिग्री आया, फिर 0 डिग्री से 1 डिग्री नहीं चला जाएगा। यहाँ पे स्टेट चेंज का टेम्परेचर है, तो वो हम लोग हीट सप्लाई भी करते जाएंगे ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 डिग्री सी पे अगर हम लोग हीट सप्लाई करते जाएंगे, तो फिर भी हीट सप्लाई करते जाएंगे तो भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लेटेंट हीट में चला जाएगा। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ। तो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो स्टेट चेंज में चला जा रहा है। स्टेट को चेंज करने के पर्पस के लिए वो यूज हो जा रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक कुछ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब इन सब चीजों को आपको बहुत याद रखने का जरूरत नहीं है। बस क्या है कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक है तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, मतलब कि एक सिस्टम है, एक 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 बॉक्स है, एक एक बॉक्स है। हाँ, एक जैसे कि ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर में कुछ भी प्रोसेस हम लोग करा रहे हैं, बाहर से कोई सप्लाई ऑफ हीट नहीं है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर में जो चीज है वो वैसे ही रहेगा। कुछ मान लो कि हम लोग प्रेशर चेंज कर दिए, या फिर मतलब उसका वॉल्यूम चेंज कर दिए, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई हीट का सप्लाई नहीं होगा ना कि। और इससे भी कोई बाहर हीट नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल क्या हो गया कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई चीज कर रहे हैं। और ये एडियाबैटिक क्या हो गया कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, कि मतलब ना तो हीट बाहर जा रहा है सिस्टम से, ना तो हीट अंदर आ रहा है। ठीक है। आइसोकोरिक क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हम चीजों को देख रहे हैं। आइसोबारिक क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर में देख रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, adiabatic means no heat exchange, isochloric means volume is constant, isobaric means pressure is constant। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब कार्नोट इंजन होता है। कार्नोट इंजन का एक प्रोसेस होता है कि कुछ आइसोथर्मल और कुछ एडियाबैटिक प्रोसेसेस होता है इसके अंदर। उसके अंदर हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। बस हम लोग को समझना है कि कोई एक हीट इंजन है, हीट इंजन है, उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है किसी का। ठीक है। किसी का मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो वो किसका है? कार्नोट इंजन का है। ठीक है। ये बस ध्यान रखना है कि कार्नोट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? मतलब कि ब्लैक बॉडी क्या है कि कितना भी मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना भी रेडिएट कर सकता है, मतलब इस टाइप का। बस ब्लैक बॉडी एक रेडिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किस चीज से रिलेटेड है, किस, ये आपसे नहीं पूछेगा कि इसका इक्वेशन बताओ। ये मतलब इक्वेशन थोड़ा मतलब कोड के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट इक्वेशन है नहीं है, लेकिन आप लोगों को उतना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब बस ये याद रखना है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या रेडिएशन से रिलेटेड है, कि रेडिएशन के कैलकुलेशंस में यूज होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या चीज। ठीक है। ये कुछ कुछ कांस्टेंट्स है कि गैस कांस्टेंट है आपको, ये मतलब साइंस में, मतलब अगर आप लोग 11 12 पढ़े हैं तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाला इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसमें आर का वैल्यू ये होता है। ठीक है। तो गैस कांस्टेंट क्या होता है, क्या वैल्यू होता है, ये पूछा जा सकता है, मतलब कि फैक्चुअल सवाल है, ये कॉमन चीज है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछने का कम चांसेस है,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत ही कम चांसेस है कि पूछे आपसे, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो बहुत हाई चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी पूछा जा सकता है कि, लेकिन मतलब उतना जरूरी नहीं है ये। मतलब बेसिकली मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि मतलब एक सर्टेन मतलब प्रेशर पे, मतलब ये प्रेशर कंडीशन पे है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रेशर कंडीशन पे मेल्टिंग पॉइंट ये सब चेंज हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं वो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशंस पे बताते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशंस पे बताते हैं। लेकिन प्रेशर चेंज होगा तो मतलब सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसपे कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज तीनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये प्रेशर डिपेंडेंट है। हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देख रहे हैं। हम लोग मतलब एकदम सिंपल कंडीशंस में नहीं देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस में नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, किस प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे ये एग्जिस्ट करता है, किस प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे ये एग्जिस्ट करता है, ये हम लोगों को समझना है बस। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट आपको अगर बोल देगा कि मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज एक साथ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे, तो ये थोड़ा मतलब इजी टू एब्जॉर्ब चीज नहीं है, एक इंटुइटिव चीज नहीं है। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि एक स्पेशल कंडीशन है, एक एट अ स्पेशल केस में होता है। ये हमेशा नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस में नहीं होगा। ये एक कंडीशन है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है ये, लेकिन ठीक है अगर आ गया तो मतलब अच्छा है। मतलब अब ये कुछ फैक्ट्स है कि मतलब लार्जेस्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट का है तो भादला और राजस्थान में, ये आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे होंगे। और मतलब इस मतलब यहाँ पे है। और मतलब लार्जेस्ट एनर्जी जनरेशन कौन करता है, तो एनटीपीसी करता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हम लोग का मतलब इंडिया में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, और मतलब एनटीपीसी उसको जनरेट करता है। तो ये सिंपल फैक्ट्स है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लाइट एंड ऑप्टिक्स पे। यूपीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग मतलब काफी चीजें पढ़ लिए हैं, मोशन पढ़ लिए हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं, थोड़ा ग्रेविटेशन पढ़े हैं, फिर हम लोग हीट के बारे में पढ़े हैं, एनर्जी क्या होता है पढ़े हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, मतलब हीट ट्रांसफर पढ़े हैं, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सारा चीज पढ़े हैं। तो मतलब एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस चीजों के। बहुत ज्यादा है। जैसे हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर क्या होता है कि एक अलग सा सब्जेक्ट होता है। इसमें मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे मतलब कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे मतलब थ्योरीज हैं। तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स है। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में मतलब प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है हीट ट्रांसफर का। तो हम लोग इस हर चीज के डेप्थ में नहीं जा सकते। आपको बस बेसिक डेफिनेशंस देखना है, कुछ लॉज है अगर तो उसको देखना है, मतलब केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब इन चीजों पे देखना है कि जो सिंपल वन लाइनर सवाल कैसे बन सकते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट से। क्योंकि पूरा फिजिक्स पढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको बहुत इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइट एंड ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो मतलब पहली बात कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। वेव भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। वेव मतलब एक मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकते हैं कि मतलब उसका एक इक्वेशन होता है, उस फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जाना हम लोगों को। बस एक कॉन्सेप्ट समझना हम लोगों को कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो है और एक मैग्नेटिक है, ठीक है। तो
अब अगर हम लोग देखें कि इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा करने का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे होता रहेगा, इस तरीके से ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑक्सीलेट करेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से होगा ये। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो मूवमेंट है। और ये परपेंडिकुलर है, अब ये देखो कि ये ऐसे है इस डायरेक्शन में, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर के तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों ही जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव है उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी है, बस याद रखने का चीज है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगेन बस देख लो एक बार कि ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि कहीं अगर आपसे पूछ दे कि जो ये है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑक्सीलेट करता है पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो अगर ऐसा कुछ पूछ दे तो आप इसको रॉन्ग करना है, और मतलब इसको एकदम बस एक बार देख लेना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और लाइट खुद में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, इसको मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इसका एक सर्टेन स्पीड होता है, एक फिक्स स्पीड होता है, इस स्पीड से ये ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर में आता है। ये क्या है, इसका वेवलेंथ है नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और ये आपसे पूछ सकता है कि मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजिबल स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम लाई करता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब कौन सा वेवलेंथ का है इन चार ऑप्शंस में, तो आपको दे देगा 1000 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, और उसमें दे देगा एक 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर उसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ये लाई करता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और लाइट का मतलब हम लोग जानते हैं कि 7 कलर्स का कंस्टिट्यूएंट होता है, और मतलब एक स्पेक्ट्रम ही होता है, 7 कलर्स एग्जैक्टली नहीं होता है, हर चीज का वेरिएशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली 7 कलर्स का बना होता है जो रेनबो होता है। और मतलब जो व्हाइट लाइट होता है वही टूट के फिर रेनबो बनता है। और वो जो अलग अलग कलर्स है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, वॉयलेट से रेड के बीच में, वॉयलेट से रेड के बीच में ये जाता है, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चीजें होती है। जैसे गामा रेस होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट वेवलेंथ, मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना लो वेवलेंथ, ठीक है। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इसको इसको आगे समझा देंगे, साउंड में हम लोग समझा देंगे कि मतलब कैसे वेवलेंथ और इसका वेरिएशन होता है। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है वो क्या है, 3 × 10⁸ क्या है, 3 × 10⁸ अब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सिंपली डिपेंड करता है इस चीज पे कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। बस ये सिंपली आपको याद रखना है। और ये कांस्टेंट रहेगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना लो वेवलेंथ, और जितना लो वेवलेंथ उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब गामा रेज क्या है, तो गामा रेज सिंपली जो है मतलब मेडिसिन वगैरह, और मतलब जो हम लोग रेडियो थेरेपी या मतलब इस तरीके से यूज करते हैं उसमें गामा रेज का यूज होता है। गामा रेज मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भी एमिट होते हैं, ये बहुत ही हाई एनर्जी। और ये भी याद रखना है कि एनर्जी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी
उतना ज्यादा एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितना हाई वेवलेंथ उतना लो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो है ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या है? तो वेरी हाई एनर्जी वेव्स है। ठीक है, उससे कम है एक्सरेज। ठीक है, उससे कम है एक्सरेज, उससे कम है अल्ट्रावायलेट रेज। तो तीनों का अपना अपना पर्पस होता है, अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। अब जैसे अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है कि हायर एनर्जी होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह से हायर एनर्जी के होते हैं। तो हायर एनर्जी के हैं तो अर्थ में घुस जाते हैं, हम लोग का स्किन में घुस सकते हैं, हम लोग को डैमेज कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। हाईएस्ट एनर्जी इज गामा रेज। गामा रेज का अलग अलग यूज है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से एमिट होते हैं। सेकंड है एक्स रेज, स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली हायर वेवलेंथ फ्रॉम गामा रेज। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट, स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली हायर वेवलेंथ। अब नेक्स्ट क्या है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का क्या है? विजिबल लाइट हम लोग देखेंगे कि 400 यहां पे होगा, 400। अभी क्या है कि हम लोग इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में जैसे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। गामा रे से एक्सरे, एक्सरे से अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट से विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से इंफ्रारेड, ऐसे करके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर है, और फिर रेड लाइट आ जाएगा 700 नैनोमीटर पे। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि वॉयलेट का 400 है और रेड का 700 है। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के डायरेक्शन है। फिर आ गया क्या? इंफ्रारेड, मतलब कि रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ वाला इंफ्रारेड हो गया। तो इसका अब अलग यूजेस होता है। फिर आ गया माइक्रोवेव्स, और फिर आ गया रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैसा ऑर्डर है। अब आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि मतलब चार दे दिया, मान लो कि दे दिया कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट। अब इन चारों में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्ट्रावायलेट का है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? रेडियो वेव्स का है। तो ये आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ऑर्डर होता है, ये आपको समझना होगा। ये आपको याद रखना होगा कि गामा रेज हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस lowest wavelength. Highest frequency means lowest wavelength, and highest frequency means highest energy. ठीक है, जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना हाई एनर्जी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना लो वेवलेंथ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके इक्वेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस आप ये रट लो, आप ये ध्यान रख लो कि अब, और ये ऑब्वियस सा चीज है कि मतलब एक्सरे क्या होता है। एक्सरे क्या होता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर पेनेट्रेट करके हम लोग का अंदर का जो बोन का स्ट्रक्चर है वो समझ पाता है। ठीक है, तो मतलब एक हाई एनर्जी चीज है ना, एक हाई एनर्जी का चीज है। तो हाई एनर्जी है तो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो वेवलेंथ होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर हम लोग ऑप्टिक्स में जाएंगे। ऑप्टिक्स के काफी सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सेशन रख लेंगे इसका, जिसमें सिर्फ हम लोग फिजिक्स के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और मतलब केमिस्ट्री और बायो के भी हम लोग अच्छे से पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लें, फिर कुछ फैक्ट्स को भी रट लें, और उसके साथ में फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो फिर एक अच्छा हम लोग का एक आउटकम निकल के आएगा कि हम लोग का एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन हम लोग सबको पता है कि हम लोग मिरर के सामने खड़े खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं। एज सिंपल एज दैट, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि सबसे पहले तो एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये टकराएगा यहाँ पे मिरर से, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इंसिडेंट रे आ रहा है,
टकरा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है आई एक एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये कैसा भी सरफेस हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कर्व्ड हो, लेकिन एक जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये कर्व्ड सरफेस है, अगर ये एक कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इस पे फिर देखा जाएगा, लेकिन अगर जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट फिगर है, तो इसका नॉर्मल फिर ऐसे रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आया क्लियरली कि जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल, ये याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करता है। ये जो प्लेन है, मतलब ये प्लेन चेंज नहीं हो जाएगा, कि मतलब मान लो कि ऐसे आ रहा है, यहाँ पे टकराया और ये इस तरफ चला गया, मतलब कि इस डायरेक्शन में चला गया, और नॉर्मल इधर ही है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ही है, और ये इस डायरेक्शन में चला गया रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब तीनों लाइंस मिलके एक प्लेन बनाता है। प्लेन समझते हो ना, कि एक जैसे तुम्हारा स्क्रीन है तो ये एक प्लेन है। ठीक है, तो हमेशा जो है इस प्लेन पे ही लाई करेगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ऐसा नहीं है कि इस इस प्लेन के बाहर आ जाएगा, हमेशा इस एक प्लेन पे ही लाई करेगा तीनों चीजें। ये दो लॉ है, इन दो लॉ को हमेशा ध्यान रखना है। ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, और आराम से पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, प्लेन मिरर है, वर्चुअल एरेक्ट होता है, सेम साइज होता है। फिर मतलब इसका इमेज इमेज जो बनता है वो एरेक्ट होता है और सेम साइज का बनता है। इमेज कैसा बन रहा है, ठीक है। फिर कॉनकेव क्या है कि रियल रियल इन्वर्टेड मतलब, और मैग्नीफाइड, मतलब दो दो कंडीशन में बनता है। इसका बहुत सारा डिटेल्स है, मतलब इसको आपको समझना होगा फिर, मतलब प्रॉपरली रे एनालिसिस करके कि क्या डायरेक्शन होता है, कैसे रे आ रहा है, कैसे वो फोकस पे जा रहा है। तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके का इमेज बनाता है। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड जब अगर कि बियॉन्ड फोकस बनेगा, ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव। ठीक है, ये होता है कॉनकेव। ठीक है, तो बियॉन्ड फोकस अगर बनेगा, बियॉन्ड फोकस अगर बियॉन्ड मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है लाइट, और इधर कहीं जाके बना रहा है, तो अगर बियॉन्ड फोकस बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। और अगर अगर फोकस और इसके बीच में बना रहा है तो मैग्नीफाइड, मतलब बिटवीन फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर बना रहा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। ठीक है, तो सिंपली, और दो तरह के, और मतलब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश थोड़ा छोटा बनाएगा। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोग के साइड व्यू मिरर में यूज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फायदा क्या होता है कि ये मतलब ऐसा देखो कि बल्जिंग है, ठीक है, बल्जिंग अगर है तो ये ज्यादा लाइट खींच पाएगा, अलग अलग डायरेक्शन से ज्यादा लाइट खींच पाएगा, तो फिर वो अच्छे से चीजों को वाइडर व्यू दे पाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये होता है, ये होता है रोल कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है। और कॉनकेव का क्या होता है कि दो तरीके का बनता है। अगर बियॉन्ड फोकस बन रहा है, अगर बियॉन्ड फोकस बन रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड फोकस बन रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर वो फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, फोकस और
पोल के बीच में बन रहा है। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है कि यहाँ पे, इस पॉइंट पे, मतलब ये एक नॉर्मल है, और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है ना जहां पे टकरा, ये पोल होता है। पोल और फोकस का के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इसके बीच में इमेज बन रहा है, इसके बीच में अगर मतलब ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो मैग्निफाइड एक इमेज बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बियॉन्ड फोकस है, अगर बियॉन्ड फोकस कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। और दो, एक और चीज हम लोग को याद रखना है कि ये जो है कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। देखो सिंपल सा है कि कर्व्ड सरफेस है, इधर आ रहा है, टकरा रहा है, एक जगह पे भेज रहा है लाइट को, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव इज कन्वर्जिंग, कॉनकेव इज कन्वर्जिंग, ठीक है। मतलब देखो, दो बार सी आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं, जो दो बार सी आ रहा है कौन केव, तो ये सी का मतलब जो दूसरा है, इसमें तो सी है ही, सी ओ एन, तो ये ऐसे नहीं याद रख सकते, लेकिन सी ओ एन सी है यहाँ पे, देखो। तो इस सी का मतलब तुम ऐसे देख सकते हो कि ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर है। लेकिन अगर जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये क्या है कि ये अपीयर होता है कि शायद फोकस की तरफ जा रहा है, लेकिन मतलब ये ऐसे चला जाता है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसे टकराएगा, और मतलब ऑब्वियस चीज है कि बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो इसे टकराएगा तो इसके इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो जाता है डाइवर्जिंग मिरर, की मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है, कि लाइट आ रहा है और छितरा जा रहा है इधर उधर, तो मतलब ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो इतना में रिफ्लेक्शन हम लोग समझ गए, बेसिक ये चीज समझ गए कि इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, और ये क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, और जो नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में दो काइंड ऑफ होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ है, तो रियल एंड इन्वर्टेड उसका इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब कि इधर कहीं कन्वर्ज कर जाएगा, और इधर मतलब एक रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। और मैग्निफाइड बिट और मैग्निफाइड इमेज बनाएगा अगर फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ये चीज, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आराम से लेना है चीजों को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉनकेव जो मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स जो मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है। चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम जैसे ही चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है, कि जैसे वो पेंसिल में हम लोग देखेंगे, तुम लोग भी देखे होगे कि पेंसिल डुबा रही है तो वो टूटा हुआ लग रहा है या टेढ़ा सा लग रहा है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण, आप लोगों को भी पता है, बेसिक चीज है। और मतलब इसके कुछ लॉज है, ठीक है। लॉज का हम लोग को इक्वेशन बहुत डीपली नहीं समझना है, इसके न्यूमेरिकल्स डीपली नहीं समझना है, लेकिन समझना है कि मतलब ये हो कैसे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज रिफ्रैक्शन सिंपली, कि जो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग, की मतलब कितना इजीली मतलब लाइट को पास होने दे रहा है कोई मीडियम, या मतलब ऐसा कुछ, तो वो चीज पे डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे एन वन है, इक्वेशन में जो एन वन है, और साइन थीटा और साइन थीटा टू जो है, साइन थीटा वन, साइन थीटा टू, ये सब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, कि पहला चीज कि ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दे कि स्नेल्स लॉ किस चीज से रिलेटेड है, या फिर आपसे ये पूछ दे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर हम लोग मतलब अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिख देगा, या फिर कुछ भी लॉज लिख सकता है, मतलब बहुत सारे लॉज हैं, तो कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ विल बी द आंसर, तो आपको स्नेल का नाम याद रखना है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्नेल्स लॉ जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट इट ट्रेवल्स इन ईच मीडियम, तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन होता है। और सिंपल है कि एक वेलोसिटी v1 है, दूसरा वेलोसिटी v2 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग वैल्यूज होता है ये,
मतलब कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है, और अलग अलग मीडियम का अलग अलग वैल्यूज है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कॉमन मटेरियल्स का क्या क्या वैल्यूज है। लेकिन बेसिकली रिफ्रैक्शन ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है, कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ड्यू टू मीडियम चेंज ये इस डायरेक्शन में जाने लगा, उसके कारण हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखता है। मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइप से नहीं दिखता है, जैसे कि हम लोग को बेंडिंग ऑफ पेंसिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइट ही बेंड हो जा रहा है। पेंसिल बेंड नहीं हो रहा है, लाइट ही बेंड हो जा रहा है। और हम लोग क्या है कि लाइट को रिसीव करते हैं, और उससे हम लोग का ऑप्टिकल नर्व्स एक्टिव होता है, और फिर मतलब उसका एक इमेज बनाता है दिमाग। तो वो डिपेंडिंग ऑन हाउ द लाइट इज कमिंग टू अस वी परसीव थिंग्स। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है। फिर आते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक डायग्राम यहाँ पे नहीं है, हम डायग्राम सर्च करके आपको दिखाते हैं। मतलब ये क्या है कि जब भी एक एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी कोई एक सरफेस होता है तो उससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पास होके रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जा रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक एंगल है, ठीक है। इस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस एंगल पे जा रहा है, ठीक है। वो एंगल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है। फिर एक सर्टेन एंगल आ जाता है, एक सर्टेन एंगल आ जाता है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन ही सिर्फ हो जाता है। रिफ्रैक्शन नहीं होता, टोटली रिफ्लेक्शन हो जाता है। अभी क्या है कि मान लो कि कुछ एक 100 यूनिट लाइट जा रहा है, तो उसमें 90 यूनिट रिफ्रैक्ट कर जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, फिर थोड़ा और कम रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे करके होता है। मतलब इसका डीपर कॉन्सेप्ट है, बस हम लोग को ये याद रखना है कि एक सर्टेन एंगल पे जब इंसिडेंस होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल पे जब ये इंसिडेंस होगा यहाँ पे, तो वो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो व्हेन लाइट ट्राइज टू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, उल्टा अदरवाइज नहीं है ट्रू, कि मतलब एयर से अगर वाटर में जा रहा है तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब चार दे देगा कि कोई भी मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेंसर हो लाइटर हो चलेगा, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर, या नन ऑफ दीज, ऐसे चार ऑप्शंस बना देगा। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जब जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जब जा रहा है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तभी ये हो सकता है, ठीक है। एट ए लार्ज एंगल, एट ए लार्ज एंगल जब इंसिडेंस जो है लार्ज एंगल है, तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट मिरर की तरह एक्ट करता है। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है कि डेंसर टू रेयर पहले तो जाना चाहिए, ग्रेटर एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और एवरीडे एग्जांपल है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, ये भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर्स भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। मिराज इन डेजर्ट्स है कि मतलब हम लोग को क्या है कि पानी टाइप का दिख जाता है, ये रोड पे भी दिख जाता है कभी कभी, ठीक है। और रोड पे दूर में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को शाइनी सरफेस दिखने लगता है। या मिराज भी जो होता है कि मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वाटर का। तो ऐसा लगता है दूर से कि वाटर दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन वो क्योंकि मतलब सर्टेन कंडीशंस ऐसा बन चुका है कि जो नीचे जो एयर है वो ज्यादा डेंस है, और ऊपर जो एयर है वो कम डेंस है। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम जब ट्रैवल कर रहा है लाइट, तो एक सर्टेन एंगल पे जब कर रहा है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। और जब टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग को दिख रहा है। तो वो सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो एक वाटर जैसा इमेज क्रिएट करता है, तो उसके कारण मिराज होता है। तो ये मिराज का जो इफेक्ट है वो रिफ्रैक्शन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा चीज है कि ऑप्टिकल फाइबर्स भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज को यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या रिफ्लेक्शन इंटरनल मतलब रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज करते हैं? नहीं,
ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि डेंसर है और लाइट को छोड़ते हैं, जो कि सिग्नल्स कैरी कर रहा है, और वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियरली यूज किया जाता है फॉर ऑप्टिकल, बाय ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है। ठीक है, दो तरह के लेंस, अब आगे आते हैं लेंसेज पे, कि दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये उल्टा हो चुका है अब। पहले जो था कि जो कॉनकेव था, सी से याद करा है ना कि सी है इसमें, तो वो कन्वर्जिंग होगा, लेकिन दैट इज द केस फॉर मिरर। ये याद रखना है, मिरर कॉनकेव कन्वर्जिंग। लेकिन जब हम लोग लेंस का बात करेंगे, जब हम लोग लेंस का बात करेंगे तो हम लोग कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग, बस सिर्फ ये याद रखो, और ज्यादा याद नहीं रखना है। कॉन्वेक्स मींस कन्वर्जिंग, और ये यूज होता है मायोपिया के लिए। ठीक है, convex converging and used for treating myopia, not treating like helping a person to see clearly, a person who is नियर, हु हैज नियर साइटेडनेस, कि दूर के देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, पास का देखने में कोई दिक्कत नहीं है, दूर का देखने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग होता है, जो कि यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब ये हम लोग बायो में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कैसे कन्वर्जिंग उसमें होता है, किस जगह पे रेटिना से कन्वर्जिंग होता है, और लेंस का क्या यूज होता है, ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स जो है, convex is converging, convex is converging and used for myopia, and concave is diverging and used for hypermetropia। ठीक है, फिर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि मतलब लाइट एक स्पेक्ट्रम है, तो अब जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम है ये 7 कलर्स को ये करता है, वो हम लोग देखे थे ना कि मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो होता है वो विजिबल लाइट होता है, 400 नैनोमीटर क्या होता है, वायलेट होता है, और 700 नैनोमीटर होता है रेड। ठीक है, तो जब हम लोग एक इसको एक प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, तो क्या है कि अलग अलग वेवलेंथ के है ना, ये सब अलग अलग वेवलेंथ के हैं, तो उसके कारण एक डिफरेंशिएशन होता है इसके रिफ्रैक्शन में। एक थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन होता है उस रिफ्रैक्शन से, इसके कारण जो कलर्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो जो कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर्स इनटू कलर्स, तो रेनबो जो फॉर्मेशन होता है वो इसीलिए होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिरर और लेंस का एप्लीकेशन क्या होता है कि पेरिस्कोप के लिए यूज होता है, टेलीस्कोप के लिए लेंसेज यूज होता है, माइक्रोस्कोप के लिए लेंसेज यूज होता है, कैमरा के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग चीजों के लिए लेंसेज का एप्लीकेशन है, और ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे आते हैं। वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब वेव की तरह कैसे लाइट बिहेव करता है, अलग अलग चीजें क्या होती है, तो एक इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो तरीके के अगर लाइट एक दूसरे से टकरा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइट में फेजेस होता है। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे हम लोग देखे थे। हम्म, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये फेज होता है कि ये एक मिनिमम पे है। ठीक है, फिर ये मैक्सिमम है, फिर वापस जाके मिनिमम हो गया। ठीक है, फिर ये मैक्सिमम गया, फिर ये मिनिमम हो गया। ठीक है, तो ये एक फेज होता है कि ये फेज अलग है, ये मैक्सिमम वाला फेज अलग है, ये वाला फेज अलग है, ये वाला ये मिनिमम है। मतलब ऐसे करके अलग अलग फेज में वेव्स होते हैं, बस इतना समझना है कि अलग अलग फेज में वेव्स होते हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेव्स, जब दो वेव जब दो वेव एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब दो वेव एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक वेव ये है, ठीक है, एक वेव ये है, दूसरा वेव ये है, तो इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे ना, तो ये क्या है, मैक्सिमम पे है, ये क्या है, मिनिमम पे है, तो ये दोनों जब कोइंसाइड करेगा तो वेव ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे वेव जो है वो मिनिमम हो जाएगा।
मतलब कि एक एक दूसरे से नलीफाई हो जाएगा बेसिकली, ये एक दूसरे से, ये मतलब क्रेस्ट पे है, ये ट्रफ पे है, ये दोनों एक दूसरे पे जब सुपर इम्पोज होगा, मतलब इंटरफेरेंस यही होता है कि इन दोनों को जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को नलीफाई कर देगा और अल्टीमेटली एक ये कंडीशन मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है। अब यही अगर दो मैक्सिमम रहे, दो मैक्सिमम पे ये क्या है, ऑपोजिट फेजेस में दोनों, ऑपोजिट फेजेस में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो वेव्स हैं जो सेम फेज में है। ठीक है। जब सेम फेज में है तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक और बड़ा वेव बन के निकलेगा। ठीक है। तो ये होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, जहां पे कि मतलब कि अगर अगर सेम फेज में अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो लोग बढ़ जाते हैं, और अगर अपोजिट फेज में है तो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप अगर नहीं सुने हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब बस यही समझना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस चीज को बताता है, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न को बताता है, इंटरफेरेंस पैटर्न्स को बताता है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे मतलब पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि बीच में पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहे हैं, बीच में पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहे, तो ये क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स है ना, एक दूसरे को नलिफाई कर दिया तो यहाँ नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है कि ब्राइट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एकदम ब्राइट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि सेम फेज के वेव्स मिले, सेम फेज के जब वेव्स मिले तो यहाँ पे एक ब्राइट पैटर्न बना है, और यहाँ पे जब कोई पैटर्न बना ही नहीं है, मतलब कोई कलर आया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट फेजेस में वेव्स इंटर सुपर इम्पोज किए हैं और एक दूसरे को नलिफाई कर दिए हैं। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मतलब एकदम क्वांटम मैकेनिक्स का ये सब चीजें हैं। और मतलब बस इतना याद रखना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है कि ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट स्पॉट्स दिखाता है, और क्या है कि इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाता है। बस इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। उसके बाद अगला चीज है डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो अब इसको सिंपली कैसे देख सकते हैं, इमेजिन वाटर वेव्स हिटिंग अ स्मॉल गैप इन अ वॉल, दे डू नॉट गो स्ट्रेट, दे स्प्रेड आउट। ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि मतलब ऐसे सीधा जा रहा है कोई वेव, और ये इस तरीके से स्प्रेड कर गया, डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है डिफ्रैक्शन का। और डिफ्रैक्शन में हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि अगर ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, मतलब डिफ्रैक्शन कब होता है, जब एकदम स्मॉल ओरिफिस से हम लोग पास कर रहे हैं चीजों को। जैसे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि एकदम दो उंगली को सटा के अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा काला, मतलब अजीब सा दिखता है थोड़ा, या बहुत ही एकदम आंख को बंद कर लेते हैं, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं कि एकदम आंख को बंद कर रहे हैं तो थोड़ा अलग सा चीजें दिखती है। तो वो होता है डिफ्रैक्शन के कारण, कि एकदम स्मॉल नैरो गैप से अगर लाइट पास कर रहा है तो वो इस तरीके से डिस्पर्स करता है, इस तरीके से मतलब इसका पैटर्न बनता है वेव का। तो इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ ज्यादा याद रखेगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि मतलब अलग अलग तरीके के डायरेक्शन में मतलब ऑसिलेट करने वाले या मूव करने वाले वेव्स है, उसको एक डायरेक्शन में चेंज कर दिया जाता है, तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। फिल्टरिंग लाइट वेव्स सो दे वाइब्रेट इन वन प्लेन, कि एक प्लेन में इसको वाइब्रेट करवाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक प्लेन में हम लोग इसको वाइब्रेट कराने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये अलग अलग यूजेस होता है, जैसे पोलैरीमीटर होता है, हम लोग स्पेस टेक में भी काफी यूज करते हैं पोलैरीमेट्री को। और मतलब अलग अलग वेव्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में उसको पोलराइज करके उसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। सिंपली जो पोलराइज्ड आई ग्लासेस होते हैं उसके लिए होता है कि हार्मफुल लाइट्स नहीं आए, तो अलग अलग एप्लीकेशन है इसका। लेकिन अल्टीमेटली इसका डेफिनेशन क्या है कि पोलराइजेशन इज फिल्टरिंग लाइट वेव सो दे वाइब्रेट इन वन प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, जैसे पोलराइड ग्लासेस में यूज करते हैं, फोटोग्राफी में यूज करते हैं, 3D मूवीज में यूज करते हैं, कि जो हम लोग रेड और ब्लू लाइट का देखते हैं तो वो क्या है कि हम लोग का जो लेंसेज होता है वो उसको सर्टेन डायरेक्शन में पोलराइज करके हम लोग को दिखाता है, कि हम लोग को 3D इफेक्ट्स उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हम लोग इससे समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। तो तीन चीज हम लोग अभी पढ़े कि, जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में क्या है, डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है कि इस तरीके से पैटर्न बनता है यहाँ पे,
डार्क और ब्राइट स्पॉट्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग फेजेस में इंटरफेरेंस होता है। फिर डिफ्रैक्शन क्या है कि स्मॉल ओरिफिस से जब एक लाइट को पास किया जाएगा तो इस तरीके से वो मतलब डिफ्रैक्शन का ये होता है। पोलैरिमेट्री क्या है कि एक प्लेन में, एक सर्टेन प्लेन में हम लोग उसको फिल्टर करके एक सर्टेन प्लेन में ऑसिलेट करने वाले चीजों को ही सिर्फ पास कराते हैं, तो फिर वो पोलराइजेशन कहलाता है। तो इसका अलग अलग यूजेस है। अब हम लोग थ्री डी मूवीज का बोलेंगे कि थ्री डी मूवीज में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। थ्री डी मूवीज में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है जिससे कि हम लोग उसको इजिली मतलब देख पाते हैं, थ्री डी में देख पाते हैं चीजों को। तो वो होता है पोलारीमेट्री का यूज करके। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं। फिर लेजर है। लेजर का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। लेजर क्या होता है? लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब लेजर का ये फुल फॉर्म है। और आप इस चीज को देख सकते हैं। अब क्या है, टाइम हो गया है इस क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, काफी लंबा ये क्लास चल चुका है, तो इस ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। अ, ठीक है, अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या है, फिजिक्स का बचा हुआ है, काफी काफी पार्ट बचा हुआ है, लेकिन आने वाले पार्ट्स को थोड़ा हम लोग फास्ट आगे जा सकते हैं। अभी क्या है कि बहुत बेसिक्स के बारे में बात अगले क्लासेस में थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी इसको खत्म करते हैं। मतलब कि जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड का इतना हाई होता है, और मतलब वाटर का इतना होता है। तो ये आपको वैल्यूज याद रखने हैं। ठीक है, कि वाटर का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, डायमंड का कितना, ये तीन वैल्यूज आपको याद रखना है। कि वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, और डायमंड का 2.42 होता है। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कन्वेंशंस होता है, ये आप याद रख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। न्यूमेरिकल्स में जब भी यूज करें, आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। आपका यूज का एंगल कम है। फिर क्रिटिकल एंगल वाटर टू एयर। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है 48.6 डिग्रीज है। अभी एक और एंगल के बारे में हम लोग बात किए थे, 45 डिग्रीज, जो कि था प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा। 45 डिग्रीज पता है, ये 48.6 डिग्रीज है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर टू एयर है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है। और ये कब होता है? जब हम लोग डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज ग्रेटर देन अ सर्टेन एंगल कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो दिस इज clearly very simple, that total internal reflection going from denser to rarer, not rarer to denser, denser to rarer, and greater than a certain angle, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और बस इतना ही है। ठीक है, अब ये सब है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हम लोग भारत नेट यूज कर रहे हैं, लीगो इंडिया, ग्रेविटेशनल वेव, ये सब है। तो इन फैक्ट्स को हम लोग आगे देखेंगे, स्पेस टेक में देखेंगे। थोड़ा फास्ट जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है इसमें, लेकिन ठीक है, मतलब हम लोग अच्छे से कवर किए चीजों को। हम लोग बहुत बेसिक्स पे गए हैं, बहुत सिंपलिस्टिक वे में। बहुत मतलब 11th 12th में अगर आप लोग साइंस पढ़े हो तो मतलब इतने सारे टॉपिक्स कवर करने में 2 महीने 3 महीने लगते हैं। तो मतलब उसमें हम लोग बहुत ही मिनिमम तरीके से कवर किए हैं, लेकिन मोर और लेस जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो अच्छे से कवर किए, जो एग्जाम के लिए आपका रिक्वायर्ड है। क्योंकि यूपीपीएससी में मतलब बहुत इन डेप्थ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल बातें पता होनी चाहिए साइंस में कि चल क्या रहा है, मतलब चीजें होती कैसे है। तो ये सब चीज हम लोग समझ गए हैं, बहुत बेसिक्स समझे हैं। और नेक्स्ट क्लासेस में और टेबल्स हम लोग पढ़ेंगे, और ज्यादा हम लोग फैक्चुअल चीजों को पढ़ेंगे। तो और ज्यादा हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे अपने मार्क्स लाने का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और मतलब इसको अब बार बार देखो, रिवाइज करो,
एक बार देखो, फिर 2x पे देखो, मतलब बार बार देख के आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। इमेजेस जो हैं पीडीएफ में उनको देखो, उनको अच्छे से एनालाइज करो, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये सब चीजें करोगे तो फिर मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे साइंस में बेसिकली। मतलब जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो लोग का बेसिक सवाल मोरलेस निकल जाता है, लेकिन जो स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट एट टाइम्स हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना, और हर चीज को रट के निकालना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा। तो एक बैलेंस क्रिएट करके हम लोग कोशिश किए हैं कि एक अच्छा कंटेंट बनाए जिसमें आपको एक लेमन टर्म्स में एक क्लैरिटी भी मिले, चीजों को याद रखना इजी भी हो, और अल्टीमेट एम क्या है कि सवाल भी बन जाए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है साउंड एंड वेव्स। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स को खत्म करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और मतलब अच्छे से चीजों को कवर करेंगे। ठीक है। ये कंटेंट आपके लिए काफी अच्छे से बनाया गया है, और रिफाइंड कंटेंट आपको मिलेगा। और मतलब आप जुड़े रहिए क्लासेस से, और मतलब बहुत अच्छा कंटेंट मतलब विकास सर भी पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर भी पढ़ा रहे हैं, और आप जुड़े रहिए। और हम लोग मतलब अच्छे से आपको मतलब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आगे भी करवाएंगे। तो आप बस जुड़े रहिए और पेशेंस रखिए, और क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिव्यू करिए उनको, कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक पे जाके समझिए, और चीजें आसान हो जाएंगी। जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको रटना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रटना ही होगा। वो भी कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब केमिस्ट्री में खासकर, बायोलॉजी में खासकर काफी ज्यादा कुछ होता है रटने का, तो वो सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप बस अच्छे से क्लासेस को एंजॉय भी करिए, और अच्छे से उसको फॉलो करिए, रिवाइज करिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।